ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। अंग्रेज जाने के बाद न केवल हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहाँ पर जानवर पानी पी सकते थे वहाँ पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल इस देश में ओबीसी समुदाय के सबसे बड़े मॉडर्न आइकॉन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी आंदोलन के एक अगुआ हस्ताक्षर और मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की पुण्यतिथि है। उन्हें याद करने का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। और आज के दिन हम बात करना चाहते हैं कि उत्तर भारत में क्या मंडल आंदोलन की एक नई धारा अपने नए तेवर के साथ, अपने नए कलेवर के साथ और एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ विकसित हो रही है। क्या यह धारा कमंडल के आंदोलन को चुनौती देने में कामयाब हो सकती है? क्या यह धारा पिछड़े और दलित समुदायों के बीच आई खाई को पाटने में कामयाब होती दिख रही है? क्या यह धारा एक चुनावी गठजोड़ की कोशिश है या उत्तर भारत में अभी तक कायदे से जो अधूरा रह गया सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन था उसे बढ़ाने की कोशिश यानी पीडीए है? आज की बात विश्लेषण के साथ करेंगे और संदर्भ उत्तर भारत की राजनीति का रहेगा। तो बात थोड़ी पीछे जाकर करते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटें। 1970-80 का दशक, बीपी मंडल जब बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं, गंगा में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होता था, यातायात होता था और उस समय उस यातायात के समय तेल रिस गया, गंगा में आग लग गई। बिहार के विधानसभा में खड़े होकर एक विरोधी दल के व्यक्ति ने कहा कि जब एक शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या होगा। बीपी मंडल खड़े हुए। बीपी मंडल किस पृष्ठभूमि से आते थे यह भी आपको याद रखना चाहिए। बीपी मंडल क्या सोचते थे, किस समाजवादी सबक को लेकर के वो आगे बढ़े थे, इसका एक लंबा इतिहास है। इसलिए बीपी मंडल ने खड़े होकर बोला कि देखो, गंगा में आग तो लगी है तेल रिसने से, लेकिन एक शूद्र के मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसे हम समझते हैं और ऐसी आग हम तब तक लगाएंगे जब तक संविधान की बराबरी वाला भारत न बना दे। ऐसा ही अपमान एक जमाने में बिहार के ही मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ खुलेआम किया गया था। जननायक जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कर्पूरी फॉर्मूला के तहत आरक्षण लागू कर दिया। यही उनका सबसे बड़ा गुनाह हो गया। गालियां दी गई, आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की मां, और इसके बाद अपमानित किया गया। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे, ये गाली देना। जब जब इन गालियों को दोहराया जाता है ऐसा लगता है कि हम खुद अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं, मगर जानते हैं हम ये क्यों दोहराते हैं? ताकि आज की पीढ़ी कहीं ये भूल न जाए कि कितने कुर्बानी से यहां तक का सफर तय हुआ है। आज जो हमें मिला वो संविधान की लड़ाई और मंडल कमीशन की लड़ाई से मिला है। हमारे पुरखों ने क्या क्या सहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे, बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, क्योंकि राम नरेश यादव ने 14% ओबीसी का आरक्षण लागू कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने ओबीसी का आरक्षण और कर्पूरी फॉर्मूला लागू कर दिया। वो कौन लोग थे जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे? औरंगजेब की औलाद थे कि बाबर के? जरा सोच कर आप भी बताइएगा।
आज मजहब के नाम पर फसाद करने वाले, आज जाति जनगणना का विरोध करने वाले, धर्म के नाम पर सियासत करने वाले क्यों नहीं चाहते कि इस देश के पिछड़ों को उनका हक मिले? मंडल आंदोलन के दिन इस पर बात होना जरूरी है। मंडल आंदोलन जब आगे बढ़ा, मंडल आंदोलन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आंदोलन हुआ। दक्षिण भारत में डीएमके के करुणानिधि का नाम हम अक्सर भूल जाते हैं। उन्होंने उस मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए आंदोलन किया। उत्तर भारत में वो आंदोलन किया किसी रामविलास पासवान ने तो किसी शरद यादव ने, किसी लालू प्रसाद यादव ने तो किसी मान्यवर कांशी राम ने, किसी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तो किसी समाजवादी धड़े के जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के तमाम सोशलिस्ट लोगों ने मंडल लागू करने के लिए आंदोलन किया। मंडल लागू हुआ, कमंडल लेकर कौन निकल गया? जो आज ओबीसी कहता है खुद को। मंडल की एक सिफारिश लागू होना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए कोशिश की। आज मंडल के स्मृति दिवस के दिन इस देश के ओबीसी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी लड़ाई मजहब की है या अपने हक और अधिकार की है? मंडल का 90 का दशक भारत के आजाद होने के बाद की विभाजन रेखा। मंडल के पहले का भारत कुछ और था, मंडल ने इस देश को बदल दिया। क्रिस्टोफ जेफरले अपनी किताब द इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में इस बात की गहरी पड़ताल करते हैं कि मंडल ने कैसे एक मूक क्रांति करके इस देश को सबका देश बनाने, सबको हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश की। मान्यवर कांशीराम ने 85% की बात की, समाजवादियों ने 90% की बात की। संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 की धारा को आगे बढ़ाकर कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसलिए इस मंडल आंदोलन को याद करना, अपने नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करना है, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद करना है, बीपी मंडल को याद करना है, बीएन मंडल को याद करना है। इस मंडल आंदोलन को याद करना, मान्यवर कांशी राम को याद करना है, रामविलास पासवान को याद करना है, मरहूम शरद यादव को याद करना, जिन्होंने मंडल रथ लेकर निकाला और साबित किया कि मंडल की लड़ाई कितनी जरूरी है, और उसे लागू किया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। उत्तर भारत की राजनीति बदली। अब उत्तर भारत की राजनीति किसकी गिरफ्त में है? उत्तर भारत की राजनीति उसी मंडल की जातियों यानी ओबीसी और कुछ दलित जातियों को लेकर के हिंदुत्व का परचम फहराकर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों के हाथ में चली जा रही है। और इस वक्त में कोई उसे रोकने की हिम्मत करे तो उस पर बात होनी चाहिए। तो सुना आपने अखिलेश यादव के इस बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें जो हक दिया वो कितनी मुश्किल से मिला है। आज पीडीए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हमारा समाजवादी चिंतन और नेताजी के संघर्ष की वजह से आज हम लोग सबसे बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, वहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुमत से दूर करने का काम भी किया है। अखिलेश यादव एक नायाब कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश का नाम है पीडीए। पीडीए का विश्लेषण जब भी होगा तथागत बुद्ध के इंसाफ और इंसानियत, प्रज्ञाशील करुणा के विचार पीडीए में मिलेंगे। संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, संत तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, गुरु घासीदास से लेकर के नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, पलटू दादू, भीखा बुल्ले, शाह बाबा फरीद, उसके बाद ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशी राम, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। ऐसा लगता है कि हजारों साल की 90% लोगों की एकता के लिए जो कोशिश हुई, एक जमाने में इन्हीं महापुरुषों ने कोशिश की, उसी कोशिश का एक नया संस्करण है पीडीए। इसलिए अखिलेश यादव अब साफ गोई से अपने पुराने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग लगातार कहते हैं कि उन्होंने जिलों का नाम बदल दिया। ज्योतिबा फुले के नाम पर जिले का नाम था, उसको बदल दिया। उन्हें यह क्यों नहीं दिख रहा कि वो एक ऐसा अध्याय था जो बीत गया,
आज समाजवादी पार्टी के हर पोस्टर पर ज्योतिबा फूले एक नायक के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने तमाम ऐसे काम किए होंगे जो एक दौर में किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विचार पीडीए में ईमानदारी से कैसे सामने हैं, उसकी एक वानगी सुनिए। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। पिछले चुनाव में जिस समय समाजवादियों ने पीडीए परिवार का नारा दिया और नारे के साथ साथ हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि न केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतने वाली समाजवादी पार्टी बन गई। इस पीडीए का मतलब है 90% कमेरा को जोड़ना। इस पीडीए का अर्थ है बाबा साहब के संविधान को देश का संविधान बनाकर आखिरी व्यक्ति के हक के लिए लड़ना। इस पीडीए का अर्थ है लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाकर इस देश के आखिरी व्यक्ति को ताकत देना। पीडीए का अर्थ है मंडल और संविधान की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना। इसलिए पीडीए के लोग इसी बात को चाहे आप राहुल गांधी में सुने, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव में, और नया पीडीए इस बड़ी एकता की बात करता है। उत्तर भारत की राजनीति में एक नया प्रयोग हो रहा है पीडीए का। वो पीडीए लोगों को जोड़ रहा है। वो पीडीए जब इतिहास बताता है, किसी राम जलाल सुमन के अपमान के लिए खड़ा हो जाता है, तो किसी फूलन देवी के इतिहास को याद करके अपने लोगों, अपने नौजवानों को समझाता है कि किसी ने अपमान किया तो मिलकर सम्मान की लड़ाई हुई। आज मिलकर उस सम्मान को बचाए रखना है। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है, और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं।
वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। फूलन देवी के साथ उस तमाम पुराने इतिहास को याद करना जो लोग इस 90% आबादी के खिलाफ खड़े होकर के मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पीडीए उनकी राह में सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती का नाम है, और इसलिए पीडीए एक ऐसी क्रांति का नाम बन करके उभर रहा है जिसके अगुआ अखिलेश यादव और उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। एक पीडीए की क्रांति केवल चुनावी होती तो चुनाव के बाद वो मध्यम पड़ जाती, लेकिन पीडीए ऐसा लगता है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक एकता का आंदोलन है। सबको सबके हिस्से का हक मिलेगा, सबको सबके हिस्से का न्याय और अधिकार मिलेगा। पीडीए राहुल गांधी के तेवर में नजर आता है, पीडीए तेजस्वी की लड़ाई में नजर आता है, और पीडीए अखिलेश यादव के बुलंद परचम के साथ पूरे देश में एक उम्मीद बनकर जा रहा है। अखिलेश यादव के इन भाषणों के साथ इस सवाल पर आप भी विचार करिएगा, क्या दंगाई, नफरती, हिंसक और गैर बराबरी वाली खतरे को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश बेचकर, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शिक्षा देकर, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रोजगार देकर, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत देकर, धन संपत्ति देकर बाकी लोगों को गुलाम बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसे पीडीए एकजुट करके रोकने में कामयाब होगा कि नहीं? आपका क्या मानना है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। आपकी टिप्पणी हमारे लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।